श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास की समीक्षा। श्रीलाल शुक्ल जी ने सन 1968 ईस्वी को राग दरबारी उपन्यास की रचना की, जिसे रिपोर्टाज शैली में शानदार अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। सन 1970 ईस्वी को इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह सौदेश्य व्यंग्यात्मक रचना है। इस उपन्यास में आधुनिक भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अंधविश्वास, जातिवाद, भाई भतीजावाद, नशापान, शिक्षण संस्थानों की मूल्यहीनता आदि पर कटु एवं पैनी दृष्टि फेरते हुए स्वतंत्रता के बाद भारतीय सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक तथा मानवीय मूल्यों के पतन का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। राग दरबारी शीर्षक सार्थक है। राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है, जो आज़ादी के बाद की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। दरबार अर्थात वैद्य जी की बैठक, राग अर्थात वैद्य जी की कूटनीति। परंतु राग दरबारी केवल वैद्य जी की बैठक का राग न होकर समग्र भारत देश का राग बन जाती है। यह उपन्यास के विस्तृत फलक का परिचायक है। यह रचना इस तत्व के कारण सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो गई। फलतः यह रचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना रचना काल के दौरान रही। इस उपन्यास का आरंभ रंगनाथ के गांव जाने से आरंभ होता है। वह सड़क के किनारे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके मामा वैद्यनाथ जी शिवपालगंज में रहते हैं। वहीं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ महीनों के लिए जा रहा है। एक ट्रक आकर रुकी। वह उसी में बैठ गया। ड्राइवर के पूछने पर कहता है कि वह शोध कर रहा है। इतिहास में एमए की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। ड्राइवर कुछ समझ न पाया। इस पर वह फिर कहता है, कहा तो घास खोद रहा हूँ। अंग्रेजी में इसे ही रिसर्च कहते हैं। शिवपालगंज गांव में रहते हुए सभी पहलू परत दर परत खुलते चले जाते हैं। इन परिस्थितियों से रूबरू होकर वह निराश हो जाता है। इतने दिनों में वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह शहर जाने लगता है। लोगों के पूछने पर कि गांव छोड़कर जाओगे कहाँ, यही उपन्यास समाप्त हो जाती है। अर्थात रंगनाथ के शिवपालगंज जाने एवं शहर लौटने के बीच के समय का प्रतिफलन है राग दरबारी। इस उपन्यास में ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण किया गया है। सभी प्रसंग वैद्य जी के इशारे पर संचालित होते हैं। किसी न किसी रूप में पर्दे के पीछे वैद्य जी का हाथ रहता है। उनका काम दवा देना भी है। हर बीमार व्यक्ति उसकी दवा से ठीक हो जाता है। सुबह और शाम वैद्य जी की बैठक में महफिल सजती है, जैसा कि हर गांव में होता है। शनिचर का काम भांग घोटना था, फिर जो भी पहुंच जाए उसकी खातिरदारी करना। इसके बाद सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा आरंभ होती। नीतियों की रूपरेखा तैयार होती। चमार टोले की चर्चा होती। उनका अलग टोला है। यह जातिवाद का परिचायक है। जाति के अनुसार गांव में एक समुदाय के लोगों का निवास है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वार्थ का सहारा लिया जाता है। चुनाव निकट आने पर जीतने के सारे प्रपंच क्रियान्वित किए जाते हैं।
यदि जरूरत पड़े तो मारपीट या हत्या भी हो जाती है। पैसे खर्च किए जाते एवं नशा का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता। बद्री पहलवान अपनी ताकत का खूब प्रदर्शन करता, उससे टकराने का साहस किसी में नहीं। वैद्यनाथ जी पंचायत के अध्यक्ष, गांव के प्रमुख व्यक्ति, कॉलेज प्रबंधन के मुख्य एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार हैं। सत्ता उनके हाथ की कठपुतली है, वे जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। कोई भी उनकी बातों का विरोध नहीं करता। पूरे परिवेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बुराइयों का गर्त है, विकृतियों का अंबार लगा हुआ है। लोग अंधविश्वास के अंधकार में डूबे हुए हैं। भाई भतीजावाद का राग अलापा जाता है। वैद्य जी ने अपने बेटे बद्री पहलवान को कॉलेज का नया प्रबंधक बना दिया है। जातीयता के आगे प्रेम नतमस्तक है। बेला और रूपन के बीच प्रेम है, किंतु जातिगत भिन्नता के कारण उनका संबंध टूट जाता है। बद्री पहलवान से भी बेला का प्रेम प्रसंग आरंभ होता है, किंतु वैद्य जी की नीति के आगे यह संबंध भी टूट जाता है। बेला एक स्वच्छंद नारी वृत्ति को उजागर करती है। वह गयादीन की बेटी है। वह स्वतंत्र रहना चाहती है, कुंवारी रहकर विवाहित जीवन का सुख भोगना चाहती है, किंतु अंत अकेली हो जाती है। सेठ छंगामल कॉलेज है, जहाँ प्राचार्य साहब शिक्षकों को अपनी खेती समझते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, किसी की भी नियुक्ति करते हैं और हटा भी देते हैं। उन्होंने वैद्य जी के भतीजे रमानाथ को भी शिक्षक बनने का प्रलोभन दिया, किंतु रंगनाथ ने उनके आदेश का पालन नहीं किया, साफ इनकार कर दिया। रंगनाथ को मास्टर खन्ना से दुर्व्यवहार की घटना याद है। कॉलेज लुच्चे लफंगों का अड्डा है, गुटबाजी, मारपीट एवं गंदी राजनीति का केंद्र है। रूपन कॉलेज का नेता है। 10वीं कक्षा में वह कई बार फेल हो चुका है। उसका मकसद पढ़ाई करना नहीं वरन नेतागिरी करना है। उसकी धाक इसलिए है कि वह गणित का ज्ञाता है। चुटकी बजाते ही गणित के हर प्रश्न का हल बता देता है। वह सक्रिय राजनीति का अधिष्ठाता है। श्रीलाल शुक्ल जी ने यथार्थवाद और आदर्शवाद के संघर्ष का चित्रण विविध पहलुओं में किया है। शिवपालगंज गांव का यथार्थ कई पात्रों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। वैद्य जी, बद्री पहलवान, रूपन, प्राचार्य, रमाधीन, भीखम खेड़वी, सनीचर, लंगड़, गयादीन, बेला आदि। वहीं आदर्श के रूप में रंगनाथ एवं खन्ना दिखलाई पड़ते हैं। दोनों पक्षों में संघर्ष की महागाथा है राग दरबारी। गांव में पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेठ छंगामल कॉलेज, चमारटोली से लेकर पुलिस, अदालत, चुनाव अधिकारी तथा उच्च अधिकारियों तक पहुंच के कारण रंगनाथ पूरी तरह से निराश हो जाता है। यथार्थवाद एवं आदर्शवाद के संघर्ष में आदर्श की अंततः हार हो जाती है। वह गांव छोड़कर शहर जाने की ठान लेता है। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण राग दरबारी का मूल उद्देश्य है। श्रीलाल शुक्ल जी ने शिवपालगंज को प्रतीक मानते हुए समग्र भारत के हर पक्ष को सामने रखा है और इसकी विकृतियों को उजागर किया है। निस्संदेह राग दरबारी एक कालजयी कृति है जो आज भी प्रासंगिक है।